नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोगों की डिमांड थी कि मैं एक इथिक्स का कोर्स लेकर आऊँ, तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं इथिक्स के लेसन्स की। और ये जो लेसन है इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से रिसोर्सेज इथिक्स में हमें फॉलो करने चाहिए, एक इथिक्स के पेपर में क्या आंसर राइटिंग की स्ट्रेटेजी हो सकती है, और मेरा इथिक्स को पेपर को लेकर क्या अनुभव रहा है। तो ये एक ओवरव्यू लेसन होने वाला है, छोटा सा लेसन होने वाला है। तो आप लोगों को मतलब काफ़ी अच्छा लगेगा कि एक मतलब जहाँ हम देखते हैं कि अच्छे रिसोर्सेज की कमी रहती है, तो मेरी यही कोशिश होगी कि मैं छोटे छोटे लेसन बनाकर आप लोगों की जो डिमांड है इथिक्स के पेपर की वो पूरी कर पाऊँ। तो इन कोर्स में हम ये करेंगे कि इथिक्स का जो पूरा सिलेबस है उसको हम शॉर्ट में डिवाइड करेंगे कि किस प्रकार इथिक्स के जो सिलेबस के अकॉर्डिंग शब्दावलियाँ हो सकती है, अच्छे एग्जाम्पल हो सकते हैं, उनकी हम बात कर सकते हैं। और प्रत्येक जो टॉपिक है उनके प्रीवियस ईयर में किस प्रकार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं और केस स्टडी किस प्रकार हमें सोल्व करनी चाहिए। तो आने वाले समय में मैं डेली बेसिस पर एक एक दो लेसन इस पर बनाता रहूँगा, ताकि आप लोगों को सही समय पर आप अपना सिलेबस पूरा कर पाओ। चलिए हम शुरू करते हैं इसमें। सबसे पहले जैसे मैं अपनी जो मेंस का अनुभव वो शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे 2014 में मुझे मेंस एग्ज़ाम देने का मौका मिला था। उस समय इथिक्स के पेपर में 86 मार्क्स आए थे। तो मतलब उस समय 2014 में 13 में इथिक्स को मतलब पहली बार सिलेबस में डाला गया था। तो 2014 तक मतलब अच्छा स्कोर कह सकते हैं कि हिंदी मीडियम में 86 नॉर्मल मतलब एवरेज स्कोर है, कोई ज़्यादा मतलब इतना बढ़िया स्कोर भी नहीं है, लेकिन ठीक ठाक हम कह सकते हैं। इसके बाद में 2016 में देखो, 2014 में भी मुझे हिंदी मीडियम से इंटर कॉल हुआ था। और 2016 में फिर देखो इथिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, यानी 104 मार्क्स यहाँ पर इथिक्स में आए। और मतलब इस समय क्या था कि 100+ यदि किसी का स्कोर इथिक्स में हो रहा है तो बहुत अच्छे मार्क्स कहे जा सकते हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो। तो कुल मिलाकर मतलब यहाँ पर इथिक्स का अच्छा मतलब मेरा अनुभव रहा कि अच्छे मार्क्स आए। और इस साल भी मुझे इंटर कॉल हुआ था। और फिर अगले साल जैसे 2018 में क्या हुआ था कि मुझे फिर से इथिक्स में 86 मार्क्स आए, यानी अब कोई अच्छे मार्क्स नहीं कहा जा सकते, क्योंकि 100 से यदि किसी जीएस के पेपर में स्कोर अपना रहता है तो उतना अच्छा मार्क्स नहीं माना जा सकता। इस साल मेरा इंटर कॉल नहीं हुआ था। और जिस साल इंटर कॉल नहीं होता ना, तो ये एक रोचक जानकारी है कि उस साल मतलब जिनका इंटर कॉल नहीं होता है मेंस में, उनको हिंदी और इंग्लिश के मार्क्स दिखाए जाते हैं। तो जब भी आप ऐसी मार्कशीट देखते हो जिसमें मतलब हिंदी और इंग्लिश में मतलब मार्क्स दिखाए जाते हैं, तो मतलब इंटर कॉल नहीं होता है। और जिनका इंटर कॉल होता है या फाइनल सिलेक्शन होता है तो उनकी मार्कशीट में हिंदी इंग्लिश के मार्क्स नहीं दिखाए जाते हैं। तो इस साल का फिर अनुभव मेरा ये रहा है कि 2019 के अंदर इथिक्स के अंदर मतलब वैसे एवरेज मार्क्स सभी के अच्छे हैं, और मुझे भी सौभाग्य से 126 मार्क्स प्राप्त हुए हैं। तो 126 मार्क्स इथिक्स के पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स कहे जा सकते हैं। और हिंदी माध्यम में तो आप जानते हो कि बहुत अच्छे मार्क्स हो सकते हैं। मतलब इस साल वैसे एवरेज सबका अच्छा है, लेकिन कुल मिलाकर इसे भी अच्छा कहा जाएगा। तो मतलब मेरा इसमें अनुभव ये है कि मैं आप लोगों के साथ जो भी मैंने पढ़ा है कि मैंने कौन से रिसोर्सेज को फॉलो किया है, कौन सी बुक्स को फॉलो किया है, कौन सी टेस्ट सीरीज को मैंने फॉलो किया है, मैं इसमें बताने वाला हूँ। तो कुल मिलाकर बात है कि इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ कि इथिक्स की स्ट्रेटजी हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन इसमें भी शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि आप इथिक्स के लिए कोई एक बुक फॉलो कीजिए, कोई भी एक बुक, मतलब मल्टीपल रिसोर्सेज हमें नहीं पढ़ने हैं। और ज़्यादा मतलब कोचिंगों की रिसोर्सेज के चक्कर में नहीं पढ़ना है, क्योंकि क्या करते हैं कि कोचिंग के नोट्स आप देखोगे बहुत ज़्यादा वाइड में होंगे, उतनी डिमांड ही नहीं है। आप ये कर सकते हो कि आपको कोशिश ये करनी कि जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग जितनी भी अपनी शब्दावलियाँ हैं ना, जो भी सिलेबस में चीज़ें मेंशन है उनकी परिभाषा आपको आनी चाहिए। यानी आप अपने शब्दों में परिभाषा लिख सकते हो। जैसे लेक्सिकन की एक अच्छी बुक है, लेक्सिकन से आप ये कर सकते हो जो ट्रेडिशनल पार्ट है, मतलब जो भी सिलेबस में मेंशन किया गया है, तो आप उसको मतलब अपनी भाषा में उनको तैयार कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं सिलेबस की अभी बात करने वाला हूँ। जैसे कि इथिक्स के सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, आपको ना सिलेबस एकदम टू दी पॉइंट पढ़ना चाहिए। और एक चीज़ ध्यान रखना, आप एक तो यूपीएससी का सिलेबस इंग्लिश और हिंदी दोनों में एक पीडीएफ या मतलब एक कॉपी आप अपने टेबल पे रखो, सामने रखो, या दीवार पर चिपका सकते हो ना, ये कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि यदि सिलेबस आपको रटा हुआ होगा ना, तो मैं गारंटी देता हूँ कि 10% आपका काम हो गया, आप सफलता की ओर 10% आगे चले गए हो। क्योंकि सिलेबस पढ़ा होता है ना, तो जब भी हम कुछ भी पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या कोई आप ऑनलाइन रिसोर्सेज कुछ पढ़ते हो, तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि मतलब मेरे ये सिलेबस में मुझे इस टॉपिक को अपने नोट्सों में शामिल करना चाहिए। तो एक तो सिलेबस पूरा रट्टा हुआ होना चाहिए, बहुत बार बार पढ़ना चाहिए। एक है ना, प्रीवियस ईयर के पेपर, मतलब प्री और मेंस दोनों के प्रीवियस ईयर के पेपर आपकी टेबल पर होने चाहिए। यानी सिलेबस और प्रीवियस ईयर के पेपर आपकी टेबल पर निश्चित रूप से होने चाहिए। क्योंकि बार बार यदि आप इन चीज़ों का अध्ययन करोगे ना, तो आपको मतलब है ना अपने सिलेबस को समेटने में आसानी होगी, और आप है ना मतलब फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ोगे, यानी पीएचडी करने नहीं बैठोगे। सिंपली ये है कि अपना एक छोटा सा सिलेबस है, उसको मतलब ढंग से पढ़ के उसके नोट्स बना के प्रीवियस ईयर के पेपर सोल्व करते हुए किसी कोचिंग के मॉक टेस्ट दिए जा सकते हैं। ये एक सिंपल सी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो देख
देखते हैं हम सिलेबस क्या है इसमें। तो यूपीएससी का सिलेबस जो इथिक्स का पेपर है उस पर हम बात करने वाले हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि इस प्रश्न पत्र में ऐसे प्रश्न शामिल है जो कि सार्वजनिक जीवन में उम्मीदवारों की सत्यनिष्ठा, ईमानदारी से संबंधित विषयों के प्रति उनकी अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड तथा उनके दृष्टिकोण तथा समाज से आचार व्यवहार में विभिन्न मुद्दों और सामने आने वाली समस्याओं समाधान को लेकर उनकी मनोवृत्ति का परीक्षण करेंगे। मतलब ये पेपर हमारा ये चेक कर रहा है कि एक तो हमारा ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड कैसा है, और दूसरी बात है कि हमारे के अंदर क्षमताएं कैसी हैं। जैसे यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कभी हमने पहले देखे नहीं है। मतलब अचानक ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उनको हम फेस कैसे करते हैं, और उनको मतलब एक टाइम पीरियड में हम किस प्रकार लिख पाते हैं, गिवन स्पेस में हम किस प्रकार लिख पाते हैं। तो यही तो हमारा यहाँ पर चेक कर रहा है, हमारा यहाँ पर साहस चेक कर रहा है, नेतृत्व चेक कर रहा है। मतलब जो भी हमारी मतलब एक जिम्मेदारी की भावना है, जवाब देता, जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये पेपर एक स्किल के रूप में चेक करता है। तो कुल मिलाकर वैसी हमारी एटीट्यूड, हमारे ऐसे विचार होने चाहिए कि हम प्रशासनिक सेवाओं में जा रहे हैं ना। तो हमारे जब भी हम किसी से बात करते हैं, जब भी हम किसी के साथ व्यवहार करते हैं, चाहे मन मन में बात हो या सोचने की बातें हो, जब भी हो ना, तो ऐसी बातें होनी चाहिए कि हम एक ब्यूरोक्रेट बनने वाले हैं। और उसी तरह हमारा व्यवहार होना चाहिए। मतलब किसी भी जैसे कोई नेगेटिव चीज़ है उसको बर्दाश्त नहीं करता है, नहीं करना है। और मतलब सास के साथ उसको इग्नोर करना है, उसकी बात को मतलब खारिज कर देना है, और निडरता मतलब दिखानी है। ऐसे सिलेबस मतलब इनमें बात की गई है। तो आगे हम देखेंगे कि सिलेबस के बिंदुओं की बात करते हैं। इसके अलावा इसमें एक दिया हुआ है कि इसमें कुछ क्वेश्चन तो क्या होते हैं, इसमें दो पार्ट होते हैं। देखो इथिक्स के पेपर में दो पार्ट में डिवाइड होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट जो ए है ना, उसमें मतलब लगभग क्वेश्चन आते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि एक से लेकर उसमें छः तक क्वेश्चन होते हैं। और इसमें लगभग होती है 6-7 केस स्टडी होती है इसमें। मतलब 6-7 केस स्टडी होती है, यानी ये भी 125 का है, या मतलब कई बार ये होता है कि ये 120 का है, ये 130 का है, या मतलब ऐसे डिवाइड कर सकते हैं इनको। ठीक है। तो इसमें जैसे क्वेश्चन एक आया तो उसमें भी डिवाइड होता है, ए और बी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। ऐसे मतलब लगभग 12-13 क्वेश्चन इसमें आते हैं। लगभग 13 क्वेश्चन आप यहाँ मान लो, और 6 केस स्टडी, यानी टोटल 19 क्वेश्चन के लगभग इसमें आते हैं। तो मतलब जो छोटा वाला पोर्शन है, मतलब जिसमें जो क्वेश्चन आते हैं, सेक्शन ए है, वहाँ पर मतलब बहुत अच्छे से आप अपने विचारों को डाल सकते हो, जो भी आपने पढ़ा। एग्जाम्पल हमें बहुत ज़्यादा चाहिए। इथिक्स के पेपर में बिना एग्जाम्पल के आप नहीं लिख पाओगे। तो आपको कोशिश करनी है कि एक एग्जाम्पल तो आपको ट्रेडिशनल जो बुक्स है, जैसे लेक्सिकन की बुक है, इसमें मिल जाएंगे, या मतलब कोई टॉपर्स के इथिक्स के एग्जाम्पल आपको कहीं मिल जाएंगे। दूसरा आप ये कर सकते हो कि जैसे न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर में डेली बेसिस पर इथिक्स के कोई ना कोई एग्जाम्पल आता है। कहीं हम देखते हैं कि कोई इन्वायरमेंट इथिक्स का एग्जाम्पल आ रहा है, कहीं हम देखते हैं कि ब्यूरोक्रेट के कहीं साहस का परिचय या उनकी डेडिकेशन है, कार्य के प्रति उनकी जवाब देता है, ऐसे एग्जाम्पल हो। तो मतलब कुल मिलाकर ऐसे एग्जाम्पल आप डेली बेसिस पर न्यूज़पेपर से इकट्ठे कर सकते हो। और दूसरे ट्रेडिशनल एग्जाम्पल आप कहाँ से कर सकते हो, लेक्सिकन बुक वगैरह, या कहीं भी आपको ऑनलाइन रिसोर्सेज से मिल जाए, वहाँ से कर सकते हो। एक इसके अलावा बेटर इंडिया एक साइट है, उस पर भी डेली बेसिस पर ऐसे इथिक्स के एग्जाम्पल आपको मिल सकते हैं। बेटर इंडिया गूगल करना, आपको वहाँ से हिंदी में भी अच्छे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि प्रत्येक जो टॉपिक में जब सिलेबस पढ़ाऊँगा तो उसमें मैं ट्रेडिशनल जो कैसे एग्जाम्पल आ सकते हैं मैं वैसे भी दूंगा यहाँ पर। और मैं यहाँ पर डेली बेसिस पर है ना, एक टॉपिक के हिसाब से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, उनको भी आपको सोल्व करना सिखाऊंगा। आपको मतलब इस लेसन में ऐसा बना दूंगा कि मतलब बाद में ज़्यादा, मुझे नहीं लगता ज़्यादा आपको किसी की हेल्प लेनी चाहिए। तो आपका लगभग काम यहाँ से हो जाएगा। फिर आप ये कर सकते हो कि कोशिश आपको ये करनी है कि प्रत्येक पेपर जो जीएस के होते हैं ना, टॉपर्स की कॉपी आपको देखनी चाहिए। टॉपर्स की कॉपी आप कहाँ से देखनी है, तो आप ये कर सकते हो कि विजन का ऐप है, या विजन की जो साइट है, वहाँ पर टॉपर्स की कॉपी दी हुई है। जो भी आपको पसंद आएगी, टॉप 10 में आपको कॉपियाँ देखनी है। जैसे इसकी एग्जाम्पल बात करें कि इथिक्स के पेपर में आपको कौन सी कॉपीज़ देखनी चाहिए, तो आप दो कॉपीज़ को इथिक्स की कॉपी देख सकते हो, एक तो हिंदी मीडियम की और एक इंग्लिश मीडियम की। तो हिंदी मीडियम आपको देखनी हो तो रवि सिया की जो कॉपीज है, एक दृष्टि के साइट पे मिल जाएगी और विजन पे भी मिल जाएगी। और इसके अलावा हिंदी मीडियम में और देखना चाहते हो तो शैलेंद्र इंडोलिया जी की आपको गूगल करोगे ना, उनके ब्लॉग पे आपको उनकी कॉपीज मिल जाएगी। इसके अलावा इंग्लिश मीडियम की भी आपको एक दो कॉपी जरूर वॉच करनी चाहिए जिनके बहुत अच्छे मार्क्स हैं। जैसे इस साल विशाखा यादव है, रैंक 6 आईएएस बनी है। तो उनकी आप विजन पर जाकर उनके पोर्टल पर आप उनकी दो कॉपीज इथिक्स के वो देख सकते हो। तो टॉपर्स की कॉपी देखनी चाहिए। उससे क्या होता है कि आप सेल्फ मतलब आंसर राइटिंग कर सकते हो। जैसे मतलब न्यू एस्पिरेंट के सामने ये समस्या रहती है कि वो अपने आंसर राइटिंग या कॉपीज़ कहाँ पर दिखाएं। यहाँ पर बहुत सारे एस्पिरेंट ने भी मुझे मैसेज किया कि सर आप ऐसा टेलीग्राम चैनल बना के करो। तो लेकिन अभी थोड़ी सी मेरे साथ भी प्रॉब्लम ये है कि मैं भी अभी स्टडी कर रहा हूँ, इतना इंगेज इनमें नहीं हो सकता। अभी मैं केवल ये कर सकता हूँ कि अच्छे रिसोर्सेज बता सकता हूँ कि आपको कहाँ से फॉलो करने हैं। तो मतलब आप ना जैसे मैं करता हूँ कि मैं जब भी आंसर राइटिंग करता हूँ तो कैसे करता हूँ कि मतलब एग्जाम के समय तो मैं कभी कभी क्या करता हूँ कि विजन आईएएस की जैसे मेंस की टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन कर लेता हूँ। तो उस समय टेस्ट लिखता हूँ, 8 जो फुल टेस्ट होते हैं। और इसके अलावा जैसे नॉर्मल ये करता हूँ कि
डेली बेसिस पर कभी इनसाइट की साइड से मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं तो वहाँ से मिला लेता हूँ, कुछ टॉपर्स वहाँ डालते हैं तो उनके साथ हम मतलब अपनी कॉपी को मिला लेते हैं कि अब हमने कैसे लिखा है। एक तो ये हो सकता है। आप ये कर सकते हो, जैसे यहाँ पर मैं जो सीरीज चलाने वाला हूँ उसमें मैं अपने मॉडल आंसर डालूंगा, तो जो भी क्वेश्चन है पहले आप उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, ठीक है। जैसे सिलेबस हमने पढ़ा, लेसन हमने पढ़ा, उसके बाद मैं क्वेश्चन दूंगा तो आप उस क्वेश्चन को अपनी भाषा में अपने कॉपीज में लिखना, ठीक है। फिर मैं मॉडल आंसर दूंगा, आप उस मॉडल आंसर मिलाने की कोशिश करना। एक ये हो सकता है, जैसे आपने टॉपर्स की कॉपी में रवि सियाग की या शैलेंद्र इंडोले जी की कॉपी देखी आपने, तो उनकी कॉपीज में जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं ना, वो क्वेश्चन सिलेबस पढ़ने के बाद में आप उनको अटेम्प्ट लेना। देखो बिना सिलेबस पढ़े तो नहीं हो पाएगा, और आपका एक मनोबल भी टूट जाएगा कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं होता, जब एक बार सिलेबस हो जाएगा ना, एक बार लगभग सिलेबस आपकी नज़रों से गुजर जाएगा, या आप याद कर लोगे सिलेबस को, या थोड़ा सा मतलब तार्किक रूप से समझ लोगे, तो आंसर राइटिंग करना कोई बड़ी बात नहीं होती है बाद में। मतलब एक क्या होता है कि सीढ़ी दर सीढ़ी हमें बढ़ना होता है, कि पहले हमने सिलेबस समझना है, क्वेश्चनों की डिमांड हमें समझनी है, फिर टॉपर्स के क्वेश्चन के देख के हमें भी सीखना है कि वो कैसा लिखते हैं, कैसे डायग्राम बनाते हैं, कैसे एग्जाम्पल वो देते हैं, वैसा करना है। और उसके बाद में क्या करना है, जो टॉपर्स की कुछ कॉपीज आप देखते हो, टेस्ट कॉपीज, उनके आंसर को से अपने आंसर को मैच करने की कोशिश करो। ये हो सकता है। फिर आप ये कर सकते हो कि कोई भी मतलब ऑनलाइन फ्री रिसोर्सेज कहीं आपको टेस्ट सीरीज मार्केट से परचेज करके लाते हो, तो उसको फ्री में कहीं से फोटोकॉपी आपको किसी भी कोचिंग की मिल जाती है, तो उनको लाकर आप लिखने की कोशिश करो। मतलब इसमें ये ज़रूरी नहीं कि आप किसी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो ही। हाँ मतलब आपके पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं हो, मतलब हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट गाँव में रहते हैं, तो उनके पास मतलब इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं कि वो एक महंगी टेस्ट सीरीज खरीद पाए। तो आप ये कर सकते हो कि मार्केट में है ना, मोस्ट ऑफ कोचिंग की जो टेस्ट पेपर है वो मार्केट में आपको फोटोकॉपी मिल जाती है, या ऑनलाइन रिसोर्सेज पे कहीं भी टेलीग्राम पे आपको मिल जाती है, तो उनको आप लिख कर प्रयास कर सकते हो। उनके मॉडल आंसर भी वहाँ मिलते हैं, तो वैसा कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी ही चाहिए, लेकिन मतलब फिर भी आपके पास मतलब रिसोर्सेज हैं और वक्त है, तो आप मतलब किसी के भी मतलब टेस्ट सीरीज आप जैसे किसी के विजन के 8 टेस्ट लगते हैं, या दृष्टि के तो आपको जैसे प्रीलिम्स आपका निकलता है तो फ्री में मिलते हैं। तो जब आपका प्रीलिम्स पास कर लेते हो तो दृष्टि वाला तो मतलब वैसे भी फ्री में करवाता है, तो उनकी टेस्ट सीरीज आप फ्री में कर सकते हो, ऐसे की, जीएस की, और अपने ऑप्शन सब्जेक्ट की। तो ये तो हो गई हमारी चर्चा किस प्रकार हमें मतलब एक स्ट्रेटजी अपनानी है। तो हम थोड़ा सा बात करेंगे यहाँ पर सिलेबस की। सिलेबस देखो, मैंने पहले भी बात की, सिलेबस हमारे लिए मतलब गाइडलाइन है। सिलेबस यदि आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आपकी ये सबसे बड़ी गलती होने वाली है। तो पूरा सिलेबस जो भी आप पढ़ रहे हो, जिस एग्जाम की भी आप तैयारी करते हो, उसका सिलेबस तो मतलब सबसे पहले हमारे टेबल पे होना चाहिए। मतलब डेली बेसिस पर हमें देखना चाहिए कि मतलब हाँ कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे मतलब सिलेबस है। न्यूज़पेपर में भी आप पढ़ते हो तो सिलेबस के अकॉर्डिंग मतलब आपको पता रहेगा कि न्यूज़पेपर पूरा नहीं पढ़ना है, केवल अपना जो यूपीएससी का सिलेबस है वही हमें फॉलो करना है। तो सिलेबस की हम जैसे बात करते हैं यहाँ पे, तो जैसे यहाँ पर सिलेबस है नीति शास्त्र और मानव से संबंध। मतलब नीति शास्त्र और मानव का क्या संबंध है, और इसके मतलब क्या आधार हो सकते हैं, क्या सार तत्व हैं, इसके निर्धारक कौन से होते हैं, परिणाम कौन से होते हैं। इसके अलावा नीति शास्त्र के आयाम कौन से होते हैं, कौन से निर्धारक तत्व हैं, निजी और सार्वजनिक संबंधों में किस प्रकार नीति शास्त्र काम आता है। जैसे मानवीय मूल्य, तो ह्यूमन जो वैल्यूज है उसमें महान नेताओं से हम क्या सीख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं कि महान मतलब जो सुधारक है या नेता है, या मतलब जो आदर्श व्यक्तित्व है, उनके काफ़ी कोटेशन इथिक्स के पेपर में आते हैं। अच्छा, आप एक ये भी कर सकते हो, जैसे 2013 से लेकर इथिक्स के 20 तक जो 7-8 साल के पेपर है, उन पेपरों में ऐसे बहुत सारे कोटेशन आए, तो वो अपने नोट्सों में शामिल कर लो। और अगले साल जब आप एग्जाम दोगे 2021 में, तो इन पेपरों के जो कोटेशन है उन्हीं को आगे इस्तेमाल कर लो। ये भी होता है। जो केस स्टडी जाती है उनसे बहुत सारे एग्जाम्पल निकाल सकते हो, ये एग्जाम्पल आप अगले साल मतलब अपने एग्जाम में इस्तेमाल कर लो। ये भी एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी होती है कि आप ना 10 साल के जो पेपर है इथिक्स के, 7-8 सालों के, 2013 से शुरू हुआ इथिक्स, तो वहाँ से जो भी क्वेश्चन पेपर आए हैं तो उनके अच्छे अच्छे कोटेशन वहाँ पर दिए हुए हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम के दिए हुए हैं, इसके अलावा मतलब विवेकानंद की कोटेशन दिए हुए हैं, महात्मा गांधी की कोटेशन दिए हुए हैं। तो उन कोटेशन को आप अपनी डायरी में नोट्स बना लो और उनको अगले साल एग्जाम इस्तेमाल कर लेना। मैंने ये भी देखा कि मेरे साथ में जो स्टूडेंट्स हैं अच्छे मार्क्स जिनके इथिक्स में हैं, वो मतलब इथिक्स में ज़्यादा नहीं पढ़ते, नॉर्मली अपना सिलेबस करके एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनाकर भी अच्छे मार्क्स आए। मैंने भी ये किया है कि प्रीवियस के ईयर के जो भी क्वेश्चन है उनसे अच्छे कोटेशन निकाल लिए, और इस साल मैंने एग्जाम इस्तेमाल किया, और 126 मेरे मार्क्स हिंदी माध्यम में आए, तो बहुत अच्छे मार्क्स कहे जा सकते हैं। तो आप लोगों की भी ऐसी स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। तो ये एक तो ये हो गया कि नीति शास्त्र और मानव से संबंध क्या है, और इनके प्रत्येक के क्या करना है कि आप यदि आप सेल्फ स्टडी करते हो किसी बुक से, तो आपको ना हर एक की शब्दावली की जो परिभाषा है वो देखें। जैसे नीति शास्त्र क्या होता है, ठीक है, मूल्य क्या होते हैं, मूल्य क्या होते हैं, ठीक है, और किस प्रकार मतलब मूल्य है ना हमारे परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की मूल्यों में भूमिका है। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आया है कि मतलब किसी व्यक्ति का कोटेशन दिया और फिर उसमें बता दिया कि परिवार, समाज, शिक्षण व्यवस्था किस प्रकार व्यक्ति के मूल्य विकसित करते हैं।
मतलब ऐसे क्वेश्चन अप्लाइड फॉर्म में आएंगे फिर। तो आपको मूल्यों की ऐसी परिभाषा देखनी है तो आप लेक्सिकन की बुक पढ़ सकते हो, अच्छी बुक है, मैंने भी पढ़ी है, वहाँ से अच्छी जो भी ट्रेडिशनल सिलेबस के जो पॉइंट यहाँ पे मेंशन है वहाँ से हम शॉर्ट में नोट्स बना लेंगे। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे भी आपको अच्छे से पढ़ा पाऊँ, बाद में आप बुक्स पढ़ना। और इसमें एक रिसोर्सेज की बात और कर सकते हैं कि सेकेंड आरसी की बुक कैसे पढ़नी है। तो सेकेंड आरसी की यदि आपके पास टाइम है, अगले साल आप एग्जाम दे रहे हो ना, तो अभी अच्छा वक्त है, आप एक एक लेसन ऐसे कर सकते हो कि वहाँ से अच्छे नोट्स बना सकते हो, कि वहाँ पे भी अच्छे कोटेशन दिए हुए हैं, अच्छे सजेशन दिए हुए हैं, तो उनको आप निकाल सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डाउट रहता है कि हमें ओरिजिनल पढ़नी चाहिए या किसी कोचिंग की पढ़नी चाहिए, तो आप अभी वक्त है तो ओरिजिनल पढ़ो, क्योंकि ओरिजिनल में क्या होता है, अच्छे कोटेशन, अच्छे जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो आप अच्छे से निकाल पाओगे। समरी वाली में क्या होता है, हो सकता है ऐसी चीज़ें छोड़ दी जाती है। तो आप अभी वक्त है, आप सेकेंड आरसी की जो फोर्थ रिपोर्ट है, एथिक्स की रिपोर्ट, और एक रिपोर्ट और सिटीजन सेंट्रिक जो गवर्नेंस है ना, वो भी सेकेंड आरसी की रिपोर्ट, वो देखना आप। ये मतलब गूगल करना आप, हिंदी में और इंग्लिश दोनों में आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड करो। और मतलब थोड़ा सा बोरिंग है, थोड़ी सी उसकी जो हिंदी है वो भी सही, मतलब उसको ट्रांसलेट नहीं किया गया, तो थोड़ा सी दिक्कत हो सकती है। लेकिन आप ऐसा कर सकते हो कि डेली वाइज एक एक दो चैप्टर आप वहाँ से पढ़ सकते हो। और यदि मेरे पास टाइम हुआ तो मैं कोशिश करूँगा कि इथिक्स की समरी में भी बना पाऊँ, लेकिन मेरे हिसाब से स्वयं पढ़नी चाहिए, उसका एक अलग लाभ मिलता है। ठीक है। आगे जैसे सिलेबस मेंशन किया गया है कि एटीट्यूड क्या होता है, अभिवर्ती क्या है, मतलब जैसे आप पढ़ते हो तो उसकी परिभाषा आपको जाननी चाहिए कि अभिवर्ती क्या होती है, इसके मतलब निर्धारक तत्व कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ काम आती है, कैसी मतलब नैतिक अभिरुचि होती है, किस प्रकार राजनीतिक अभिरुचि होती है, इसका क्या मतलब सामाजिक। देखो ये यहाँ पर बहुत अच्छा है कि सोशल इन्फ्लुएंस एंड, और यहाँ पे किसी की हम धारणा तोड़ते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं, यहाँ से अप्लाइड ऐसा आ सकता है कि किस प्रकार जैसे स्वच्छ भारत अभियान भारत में लॉन्च किया गया है, तो इसको यदि सफल बनाना था ना, तो इसको किस प्रकार हम सोशल इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, किस प्रकार लोगों की जो नेगेटिव धारणा है इसके प्रति, मतलब ओडीएफ है, ऐसी समस्याएं जो थी, तो खुले में सोच की समस्या थी, तो उनको हम कैसे उन लोगों की धारणाओं को बदलाव ला सकते हैं। तो ऐसे भी मतलब इथिक्स के अंदर ऐसे टॉपिक हैं। और ऐसे टॉपिक हमने देखा है कि मतलब जैसे कभी कभी इकोनॉमिक सर्वे में भी दिया जाता है कि इस प्रकार, मतलब एक बार चर्चा में रहा था कि नष्ट थ्योरी से लोगों की हम धारणा तोड़ सकते हैं, उसमें मतलब किस प्रकार लोगों को हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आपको मतलब पूरा सिलेबस ढंग से पढ़ना है। इसके अलावा हम देखते हैं कि सिविल सेवाओं के लिए अभिरुचि और बुनियादी मूल्य क्या हो सकते हैं, मतलब बुनियादी मूल्य मतलब क्या हो सकते हैं, सिविल सेवा के बुनियादी मूल्य हो सकते हैं कि सत्यनिष्ठा हो गई, ईमानदारी हो गई, ऐसे बुनियादी मूल्य हो सकते हैं। और इसके अलावा उनके मतलब जैसे भेदभाव रहित और गैर तरफदारी, यानी मतलब किसी के साथ मतलब भेदभाव नहीं करना है, किसी के साथ मतलब जैसे होता है ना भाई भतीजावाद नहीं करना है। इसके अलावा निष्पक्षता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता, संवेदना, ये जितने भी वर्ड है ना, इनकी सब के आपको मतलब नॉर्मली में परिभाषा और एग्जाम्पल आना चाहिए, और इसको अप्लाइड करना भी आना चाहिए। मतलब कि जैसे मतलब कुछ कोई क्वेश्चन आता है कि मतलब करुणा का सिविल सेवा में क्या महत्व है, जैसे यहाँ पे ना संवेदना या करुणा का सिविल सेवा के लिए क्या महत्व है। यदि आप आईएएस होते हो, आपको कोई योजना इंप्लीमेंट करनी है, तो आप किस प्रकार संवेदना, करुणा, सहिष्णुता आदि का इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आगे हम देख लेंगे। इस जैसे एक यहाँ पर है इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक समझ क्या है, और मतलब भावनात्मक समझ का प्रशासन में क्या रोल हो सकता है। ये क्वेश्चन तो ऐसा होता है कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे ना, सीधा सपाट एकदम हर साल क्वेश्चन आपको मिलेगा इमोशनल इंटेलिजेंस का। एवरी ईयर आपको क्वेश्चन ये देखने को मिलेगा, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आराम से आप मतलब एक दो पेज में इसके नोट्स बना सकते हो। और ये क्वेश्चन ऐसा है कि मतलब नंबर देने वाला है एकदम डायरेक्ट। आगे है कि भारत और विश्व के नैतिक विचारों तथा दार्शनिकों का योगदान आप बता सकते हैं। तो उसमें ये है कि मतलब कोई भी एक बुक पढ़ोगे उसमें दार्शनिक के विचार शॉर्ट में है, ज़्यादा पढ़ने नहीं है, शॉर्ट में आपको जानने हैं। जैसे गांधी जी के हैं तो गांधी जी की सत्य अहिंसा, उनके सात पापों की जो थ्योरी है वो जान सकते हो। विवेकानंद जी के जो विचार हैं, या मतलब डॉक्टर अब्दुल कलाम के विचार हैं, मतलब जो भी विचार आप थोड़ा सा पढ़ सकते हो, ये हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में भी, व्यवहारिक लाइफ में भी काम आएंगे, और यहाँ एग्जाम में भी काम आने वाले हैं। इसके अलावा मतलब आगे सिलेबस है कि लोक प्रशासन और लोक सिविल सेवा और मूल्य और नीति शास्त्र क्या है, तो इसके अंदर हम आगे पढ़ने वाले हैं। और शासन व्यवस्था में ईमानदारी वाले कौन से, ये टॉपिक अच्छा टॉपिक है, ये जीएस 2 में भी है मेंशन है, और यहाँ पे भी मेंशन है, तो दोनों को आप साथ भी पढ़ सकते हो। जैसे ये टॉपिक जितने भी हैं, नागरिक घोषणा पत्र, ये वहाँ पे भी है। जैसे इसके अलावा मतलब हम बात कर सकते हैं पारदर्शिता, सूचना का अधिकार वगैरह, ये पेपर 2 में भी है और यहाँ पे भी है, दोनों को साथ हम पढ़ सकते हैं इनको। इसके अलावा फिर ये है कि ये जितने भी टॉपिक्स हैं इनकी, इनसे संबंधित केस स्टडी भी आने वाली है, तो हम केस स्टडी की बहुत ही रोचक लेसन पढ़ने वाले हैं। और इसमें मेरी गारंटी कि आप जो मैं सजेशन करने वाला हूँ, जो केस स्टडी का मेथड बताने वाला हूँ, वो एक बार सीख लिया ना आपने, तो मैं कह सकता हूँ कि मतलब ये जो अध्ययन मैंने किया बहुत मतलब टॉपर्स की कॉपीज से, या अच्छी जो कोचिंग है उनके जो केस स्टडी सोल्व करने का तरीका है वहाँ से मैंने सीखा है। तो मतलब कहने का मतलब है, ये जो अब कोर्स हम करने वाले हैं बहुत ही रोचक और बहुत ही मतलब आपके लिए उपयोगी साबित होने वाला है। तो आप इनको लगातार चैनल पर बने रहना, लेसन देखना, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।